आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन बाय किम्बरली ओल्सन बुक के बारे में। राघव हमेशा से अपने आप से एक सवाल पूछता था, मैं इतना आलसी क्यों हूं? यह सवाल उसके मन में तब आता जब वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को अधूरा छोड़ देता, या जब सुबह जल्दी उठने का अलार्म बजता और वो स्नूज बटन दबाकर फिर सो जाता। उसने कितनी बार सोचा कि वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन हर बार प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसे रोक लिया। एक दिन राघव अपने पसंदीदा बुक स्टोर में यूं ही घूम रहा था। उसके मन में कोई खास किताब खरीदने का प्लान नहीं था, बस कुछ इंस्पिरेशन की तलाश थी। वहीं एक शेल्फ पर उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, ब्रेक बैड हैबिट्स एंड अचीव योर गोल्स। नाम पढ़ते ही उसे लगा, ये तो मेरे लिए ही लिखी गई है। बिना ज्यादा सोचे उसने किताब खरीद ली और घर लौट आया। उस रात उसने तय किया कि सोने से पहले वो इस किताब का पहला चैप्टर जरूर पढ़ेगा। उसने अपने फोन को साइलेंट पर रखा, कमरे की लाइट्स डिम की और पढ़ना शुरू किया। पहला लेसन था अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन इज फंडामेंटल। शुरुआत में ही लिखा था कि स्वनियंत्रण केवल इच्छा शक्ति के बारे में नहीं है, इसमें लंबे समय के लक्ष्यों के अनुसार आदतें विकसित करना शामिल है। राघव कुछ देर रुक कर सोचने लगा, हाँ यार, शायद मैंने कभी अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस किया ही नहीं, बस हर बार छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शन में फंस कर रह गया। उसने पढ़ना जारी रखा। किताब में लिखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट्स का खेल है। जो चीज़ें तुम्हारे बड़े सपनों से मेल नहीं खाती, उन्हें रोकने का साहस तुम्हारे अंदर होना चाहिए। किताब पढ़ते पढ़ते उसे अपनी जिंदगी की कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। स्कूल के दिनों में वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। टीचर्स उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीता डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते गए। कॉलेज में दोस्तों के साथ टाइम पास करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते करते घंटों बिताना और हर चीज़ को कल करेंगे कहकर टाल देना उसकी आदत बन गई थी। किताब में एक बात और लिखी थी, recognize the barriers that hinder self-discipline, such as fear of failure and negative influences, and address them proactively. इस लाइन ने राघव को अंदर तक झकझोर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी प्रोक्रेस्टिनेशन की सबसे बड़ी वजह उसका फेलियर का डर था। जब भी वो कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने की सोचता, उसे डर लगता कि अगर ये फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। राघव ने किताब से पढ़ा कि फियर ऑफ फेलियर को टैकल करने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलनी होगी। फेल होना जिंदगी का एक हिस्सा है और इसे एक्सेप्टेंस के साथ एम्ब्रेस करना चाहिए। उसने सोचा, शायद यही मेरी कमी थी। मैंने हमेशा सक्सेस की परवाह की, लेकिन कभी कोशिश करने का साहस नहीं जुटाया। अगले दिन सुबह राघव ने कुछ अलग करने की ठानी। उसने अपना फोन अलार्म 6 बजे पर लगाया, लेकिन इस बार स्नूज नहीं किया। बिस्तर से उठते ही उसने खुद से कहा, आज मैं उस लड़के जैसा नहीं बनूंगा जो कल से शुरू करेगा। आज ही मेरा पहला दिन है। उसने अपने दिन की शुरुआत एक छोटे से वर्कआउट और मेडिटेशन से की। सुबह के इस बदलाव ने उसे अंदर से पॉजिटिविटी का एहसास कराया। उसने सोचा, ये तो सच में काम कर रहा है। उसने किताब के उस लेसन से एक और चीज़ सीखी थी, हैबिट्स धीरे धीरे डेवलप होती हैं। उसने फैसला किया कि हर दिन वो एक नई छोटी हैबिट पर काम करेगा। शाम को ऑफिस से लौटने के बाद उसने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान बनाया। उसका ड्रीम था कि वो एक राइटर बने, लेकिन हर बार प्रोक्रेस्टिनेशन और डर उसे रोक देते थे। उसने किताब के पहले लेसन को याद किया और अपने डर का सामना करने की ठानी। उसने सबसे पहले अपने राइटिंग स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड किया, अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस को दूर किया और 30 मिनट के लिए लिखना शुरू किया। पहले दिन उसने सिर्फ 2 पैराग्राफ लिखे, लेकिन उसने खुद को कहा, इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। उसने खुद को प्रॉमिस किया कि हर दिन वो 30 मिनट लिखने की आदत बनाएगा। उसकी जिंदगी में धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव आने लगे। वो सुबह जल्दी उठने लगा, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता और अपने गोल्स के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेता। किताब में उसने पढ़ा था कि डिसिप्लिन की सबसे बड़ी कुंजी कंसिस्टेंसी है। उसने इसे अपने जीवन का मंत्र बना लिया। हालांकि यह सब आसान नहीं था। कुछ दिन ऐसे भी आते जब राघव का मन नहीं करता कि वो अपने गोल्स पर काम करे, लेकिन वो किताब की एक और लाइन याद करता, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट प्रोग्रेस।
यही सोचकर वो हर दिन खुद को कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश करता। राघव को समझ आ गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब खुद को टॉर्चर करना नहीं है। इसका मतलब है अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए खुद को अलाइन करना। उसने महसूस किया कि छोटे छोटे स्टेप्स ही उसे उसके बड़े सपनों तक पहुंचा सकते हैं। अभी तो राघव ने सिर्फ इस किताब का पहला लेसन ही पढ़ा था, लेकिन ये लेसन उसकी जिंदगी को बदलने की शुरुआत कर चुका था। उसने तय किया कि वो हर हफ्ते इस किताब का एक नया चैप्टर पढ़ेगा और उसमें लिखी बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करेगा। राघव के जीवन में किताब पढ़ने की आदत अब धीरे धीरे मजबूत होती जा रही थी। हर रात सोने से पहले वो उस किताब का एक नया चैप्टर पढ़ता और उस पर सोचता। उसने महसूस किया कि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक वो सीखी हुई बातों को अपनी जिंदगी में लागू नहीं करेगा। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। पहले चैप्टर से मिली सीख के बाद उसका रूटीन काफी बदल चुका था, लेकिन अब उसे समझ आया कि ये बदलाव सिर्फ एक शुरुआत है। असली काम तो तब होगा जब वो अपनी जिंदगी के हर पहलू को बैलेंस करे। एक रात उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, फोकस ऑन की एरियाज ऑफ लाइफ। ये लेसन उसकी सोच को एक नई दिशा देने वाला था। किताब में लिखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक दो कामों में लागू करने की चीज नहीं है, इसे अपनी पूरी जिंदगी के की एरियाज में फैलाना जरूरी है ताकि एक होलिस्टिक और बैलेंस्ड लाइफ बनाई जा सके। ओल्सन ने कुछ खास एरियाज पर ध्यान देने की सलाह दी थी। पर्सनल हेल्थ, इमोशनल रेगुलेशन, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल रिलेशनशिप्स, करियर ग्रोथ, मनी मैनेजमेंट। राघव ने सबसे पहले खुद से सवाल किया, क्या मेरी जिंदगी के ये सारे एस्पेक्ट्स बैलेंस में हैं? उसने जल्दी ही महसूस किया कि उसकी प्रायोरिटीज कहीं ना कहीं बिगड़ चुकी थी। सबसे पहले उसने पर्सनल हेल्थ के बारे में सोचना शुरू किया। पिछले कुछ सालों से उसकी हेल्थ को लेकर लापरवाही बढ़ गई थी। ऑफिस के लंबे घंटे, अनियमित खानपान और कोई फिजिकल एक्टिविटी न होना उसकी सेहत को धीरे धीरे खराब कर रहे थे। उसने किताब से सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन का सबसे पहला कदम खुद की हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो बाकी किसी भी चीज में बेहतर परफॉर्म करना मुश्किल है। अगली सुबह राघव ने एक नया रूटीन अपनाने का फैसला किया। उसने अपने लिए एक सिंपल वर्कआउट प्लान तैयार किया, सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज और कुछ योगा। उसने जंक फूड कम करके हेल्थी मील्स पर फोकस करना शुरू किया। शुरुआत में यह सब मुश्किल लगा, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि कंसिस्टेंसी ही उसकी असली जीत होगी। इसके बाद उसने इमोशनल रेगुलेशन के बारे में सोचा। राघव को हमेशा से अपनी भावनाओं को संभालने में दिक्कत होती थी। जब भी कुछ गलत होता वो या तो बहुत गुस्सा करता या फिर अपने आप में सिमट जाता। किताब में लिखा था कि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब अपनी भावनाओं को समझना और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना है। ओल्सन ने सलाह दी थी कि मेडिटेशन और जर्नलिंग इसके लिए बहुत मददगार हो सकते हैं। उस रात राघव ने पहली बार एक डायरी खरीदी और उसमें अपने दिन भर के अनुभव लिखना शुरू किया। उसने महसूस किया कि जब वो अपने इमोशंस को कागज पर उतारता है तो उसे क्लैरिटी मिलती है। उसने मेडिटेशन भी शुरू किया ताकि वो अपने गुस्से और डर को बेहतर तरीके से मैनेज कर सके। धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक शांति का एहसास होने लगा। तीसरा की एरिया था टाइम मैनेजमेंट। राघव को लगा कि शायद ये उसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू है। हर दिन घंटों सोशल मीडिया पर बिताना, बिना किसी स्केड्यूल के काम करना और फिर दिन के अंत में ये सोचना कि समय कहाँ चला गया, ये सब उसकी आदतें बन चुकी थीं। उसने किताब से सीखा कि टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे जरूरी है प्रायोरिटाइजेशन। उसने एक सिंपल सिस्टम अपनाया। हर रात सोने से पहले वो अगले दिन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखता। उसने ये भी तय किया कि वो सुबह सबसे पहले उन कामों को पूरा करेगा जो सबसे जरूरी हैं। उसने डिस्ट्रैक्शंस को कम करने के लिए अपने फोन पर टाइम लिमिट्स सेट किए। धीरे धीरे उसका दिन ज्यादा प्रोडक्टिव और ऑर्गेनाइज्ड होने लगा। पर्सनल रिलेशनशिप्स पर आते हुए राघव ने महसूस किया कि उसने अपने करीबी रिश्तों को काफी समय से निग्लेक्ट किया है। दोस्त, परिवार और यहां तक कि खुद से
उसका कनेक्शन कमजोर हो गया था। ओल्सन ने किताब में लिखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपने रिश्तों में भी एफर्ट डालना। उसने तय किया कि वो हर हफ्ते अपने परिवार और दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएगा। उसने अपनी माँ के साथ हर रविवार की सुबह चाय पर बातें करने की आदत डाली। अपने पुराने दोस्तों से मिलना और उनसे अपने दिल की बातें करना उसे इमोशनल सपोर्ट देता था। फिर आया करियर ग्रोथ। राघव का सपना था कि वो एक सफल राइटर बने, लेकिन उसकी जॉब की जिम्मेदारियां और प्रोक्रेस्टिनेशन ने उसे कभी पूरा ध्यान नहीं देने दिया। किताब ने उसे सिखाया कि करियर में ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है अपने पैशन को अपना प्रायोरिटी बनाना। उसने हर दिन अपने राइटिंग स्किल्स पर काम करना शुरू किया। भले ही दिन में सिर्फ 1 घंटा लिखे, लेकिन उसने इसे कभी स्किप नहीं किया। उसने खुद को याद दिलाया, सकारात्मकता की कुंजी है न कि पूर्णता। अंत में उसने मनी मैनेजमेंट पर फोकस करना शुरू किया। राघव को पैसे बचाने और वाइजली खर्च करने में हमेशा से दिक्कत होती थी। ओल्सन ने इस पर लिखा था कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी सेल्फ डिसिप्लिन का एक अहम हिस्सा है। उसने अपना मासिक बजट बनाया, अनावश्यक खर्चों को कम किया और बचत पर ध्यान दिया। उसने देखा कि जब उसने अपनी फाइनेंसेस को कंट्रोल में लिया तो उसकी एंग्जाइटी भी कम होने लगी। राघव की जिंदगी में अब छोटे छोटे बदलाव साफ दिखने लगे थे। उसने महसूस किया कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ बड़े सपनों को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बैलेंस और सुकून से भरने के लिए भी जरूरी है। उसने सीखा कि हर एस्पेक्ट में सेल्फ डिसिप्लिन लागू करना ही असली सफलता की कुंजी है। अब राघव के सामने नई चुनौतियां थीं। वो जानता था कि इस सफर में कई बार वो फिसलेगा, कई बार उसे सेटबैक्स मिलेंगे, लेकिन उसने खुद से वादा किया था कि वो हार नहीं मानेगा। इस किताब का हर चैप्टर उसकी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा था, और यह सिर्फ शुरुआत थी। राघव की जिंदगी में अब एक सकारात्मक बदलाव साफ दिखाई दे रहा था। उसने किताब के पिछले लेसन्स को अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया था। हर दिन कुछ कुछ करके वो खुद को बेहतर महसूस करने लगा था। लेकिन क्या मैं अपने बड़े सपनों के लिए सही दिशा में बढ़ रहा हूं? एक रात उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ने का फैसला किया, ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। ये टॉपिक उसे बहुत रोचक लगा, क्योंकि उसे अक्सर ये लगता था कि उसके ड्रीम्स इतने बड़े हैं कि उन्हें हासिल करना लगभग नामुमकिन है। वो अक्सर सोचता, यार मैं कैसे शुरुआत करूं? इतनी बड़ी चीज को अकेले मैनेज करना मुश्किल है। किताब की शुरुआत में ही ओल्सन ने एक बहुत सटीक बात लिखी थी, बड़े लक्ष्यों को छोटे कार्यान्वित कदमों में तोड़कर यहां तक कि सबसे डरावने कार्यों को प्राप्त करना संभव है। राघव को यह लाइन अपने दिल तक उतरती हुई महसूस हुई। उसने तुरंत अपने राइटिंग डेस्क पर अपनी डायरी खोली और सोचा, चलो आज अपने सपनों को कुछ आसान बनाते हैं। उसके दिमाग में सबसे बड़ा सपना था एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना, लेकिन यह सपना इतना बड़ा और डरावना लगता था कि उसने कभी इस पर ठीक से काम ही नहीं किया। ओल्सन ने लिखा था कि बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना उन्हें अचीवेबल बनाता है। राघव ने इस पर गहराई से सोचा। सबसे पहले उसने अपने सपने को साफ साफ डिफाइन किया। उसने अपनी डायरी में लिखा, अल्टीमेट गोल, पब्लिश अ बेस्ट सेलिंग नॉवल। इसके बाद उसने खुद से पूछा, इस अल्टीमेट गोल को हासिल करने के लिए मुझे कौन कौन से छोटे छोटे कदम उठाने होंगे? उसने किताब के सुझावों को ध्यान में रखते हुए अपने गोल को मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना शुरू किया। एक कहानी विचार चुने। उसने तय किया कि सबसे पहले उसे एक कंपेलिंग कहानी पर काम शुरू करना होगा। 2. रिसर्च एंड आउटलाइन। उसने सोचा कि कहानी को लिखने से पहले उसे अच्छे से प्लान करना होगा। 3. राइट फर्स्ट ड्राफ्ट। उसने इसे छोटे छोटे चैप्टर्स में बांट लिया। 4. संपादन और सुधार। उसने माना कि पहली ड्राफ्ट परफेक्ट नहीं होगी, इसे सुधारने के लिए समय देना होगा। 5. एक प्रकाशक या सेल्फ पब्लिश। इसके लिए उसने रिसर्च शुरू करने का सोचा। 6. मार्केटिंग एंड प्रमोशन। उसने माना कि एक लेखक को अपने काम को प्रमोट करना भी आना चाहिए। अब जब उसने अपने बड़े गोल को इतने छोटे हिस्सों में तोड़ा तो उसे लगा कि यह सपना इतना डरावना नहीं है। उसने खुद से कहा, यह तो मुझसे हो सकता है, बस हर दिन कुछ कुछ करना होगा। ओल्सन ने किताब में एक और सलाह दी थी, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस फॉर ईच स्टेप
टू स्टे मोटिवेटेड एंड ऑन ट्रैक। राघव ने इसे भी लागू करने का सोचा। उसने अपनी डायरी में हर स्टेप के लिए एक डेडलाइन लिखी। उसने तय किया कि अगले 3 महीनों में उसका पहला ड्राफ्ट पूरा हो जाएगा। उस रात राघव ने अपनी कहानी का आइडिया चुनने पर फोकस किया। उसने अपने बचपन के एक अनुभव को कहानी का आधार बनाया और सोचा, यही होगी मेरी पहली किताब की कहानी। वो इतना खुश और उत्साहित था कि उसने उस दिन रात को देर तक लिखना जारी रखा। अगले कुछ दिनों में उसने देखा कि उसका काम बहुत स्ट्रक्चर्ड हो गया था। पहले जहां वो सोचता था कि एक पूरी किताब लिखना बहुत बड़ा काम है, अब वो हर दिन सिर्फ एक छोटे से हिस्से पर फोकस करता। इससे उसे ज्यादा मोटिवेशन और क्लैरिटी मिलती थी। किताब में ओल्सन ने एक और टिप दी थी, छोटी जीतों का जश्न मनाएं ताकि आप खुद को प्रेरित रख सकें। राघव ने इसे भी अपने जीवन में लागू किया। जब उसने अपनी कहानी का आउटलाइन पूरा किया तो उसने खुद को एक ट्रीट दी। उसने अपनी पसंदीदा मूवी देखी और एक बढ़िया डिनर बनाया। ये छोटी छोटी खुशियां उसे आगे बढ़ने का हौसला देती थीं। लेकिन इस सफर में सब कुछ आसान नहीं था। कुछ दिन ऐसे भी आते जब राघव का मन नहीं करता कि वो लिखे। उसे लगता कि शायद उसका काम अच्छा नहीं है या फिर वो कभी अपने सपने तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हर बार वो किताब की उस लाइन को याद करता, फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। उसने खुद से कहा, बस लिखते जाओ, सही और गलत बाद में देखेंगे। ओल्सन ने किताब में एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी थी। उसने कहा था कि हर रात सोने से पहले अगले दिन के 3 एक्शनेबल स्टेप्स लिखें। राघव ने इसे अपनी रूटीन का हिस्सा बना लिया। हर रात वो अपनी डायरी में 3 छोटे छोटे गोल्स लिखता जो उसे अपने बड़े गोल के करीब ले जाएं। उदाहरण के लिए एक दिन के गोल्स थे, 1 कहानी के पहले चैप्टर का पहला ड्राफ्ट पूरा करना, 2 कुछ पब्लिशर्स की लिस्ट बनाना, 3 15 मिनट अपने काम को रिव्यू करना। जब उसने इस तरीके को अपनाया तो उसे महसूस हुआ कि उसके दिन पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव हो गए हैं। छोटे छोटे स्टेप्स को पूरा करने से उसे सेटिस्फैक्शन मिलती थी और यह सेटिस्फैक्शन उसे अगले दिन और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती थी। राघव को किताब से एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई, हर किसी की जर्नी अलग होती है। उसने खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दिया। अब वो बस अपने छोटे छोटे स्टेप्स पर फोकस करता और हर दिन कुछ कुछ बेहतर बनने की कोशिश करता। कुछ हफ्तों बाद उसने देखा कि उसकी कहानी का पहला ड्राफ्ट लगभग आधा पूरा हो चुका था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो काम उसे कभी नामुमकिन लगता था वो अब इतना अचीवेबल लग रहा था। उसने खुद से कहा, शायद मैं सच में इस बार अपने सपने को पूरा कर सकता हूं। यह सफर लंबा था, लेकिन अब राघव को पता चल गया था कि सेल्फ डिसिप्लिन और छोटे छोटे कदमों का जादू क्या होता है। उसने अपने जीवन के हर बड़े गोल को इसी तरह मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ने का फैसला किया। अब वो सिर्फ एक लेखक बनने की ओर नहीं बढ़ रहा था, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे रहा था। राघव की जिंदगी में बदलावों का सिलसिला अब उसकी सोच से भी आगे बढ़ चुका था। जैसे जैसे वो किताब के अगले चैप्टर पर पहुंचा, उसे समझ आया कि अब उसे अपने इमोशंस पर भी काम करना होगा। उसने किताब का अगला लेसन पढ़ना शुरू किया, कल्टीवेटिंग इमोशनल रेगुलेशन। ओल्सन ने शुरुआत में ही लिखा था कि सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए इमोशनल रेगुलेशन सबसे जरूरी है। अगर भावनाओं को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया तो डिस्ट्रैक्शंस और स्ट्रेस आपकी प्रगति को रोक सकते हैं। राघव ने इसे पढ़ते ही महसूस किया कि ये उसके लिए कितना प्रासंगिक है। जब भी कुछ गलत होता, वो या तो गुस्से में अपने काम से दूर हो जाता या फिर तनाव में आकर हार मान लेता। किताब में ओल्सन ने बताया था कि इमोशनल रेगुलेशन का मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, समझना और सही तरीके से उन्हें संभालना। ओल्सन ने 3 मुख्य टेक्निक सुझाई थी। 1 माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस, 2 तनाव प्रबंधन रणनीतियां, 3 एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। राघव ने खुद से वादा किया कि वो इन तीनों पर काम करेगा। उसने सोचा, अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाऊं तो शायद मैं डिस्ट्रैक्शंस और नेगेटिविटी से बच पाऊंगा। पहला कदम था माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस। किताब में ओल्सन ने लिखा था कि माइंडफुलनेस का मतलब है प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से रहना। राघव ने महसूस किया कि उसका दिमाग हमेशा या तो अतीत की गलतियों पर फोकस करता था या फिर भविष्य की चिंताओं में उलझा रहता था।
उसने तय किया कि वो माइंडफुलनेस को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करेगा। उसने सबसे पहले मेडिटेशन की शुरुआत की। हर सुबह 10 मिनट के लिए वो अपनी आंखें बंद करता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करता। शुरुआत में यह आसान नहीं था, उसका दिमाग इधर उधर भागता, लेकिन धीरे धीरे उसने इसे कंट्रोल करना सीख लिया। मेडिटेशन के जरिए उसे एहसास हुआ कि जब वो अपने मन को शांत रखता है तो वो ज्यादा फोकस्ड और सेंटर्ड महसूस करता है। इसके अलावा उसने माइंडफुल ईटिंग को भी अपनी आदत बनाया। अब वो खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देता, उसका स्वाद, उसकी खुशबू और बनावट। इससे न केवल उसका स्ट्रेस कम हुआ, बल्कि उसे अपनी सेहत पर भी पॉजिटिव असर दिखने लगा। दूसरा कदम था स्ट्रेस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज। ओल्सन ने लिखा था कि स्ट्रेस को मैनेज करना सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग अक्सर इंपल्सिव डिसीजंस लेता है और आप अपने गोल्स से भटक जाते हैं। राघव ने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए कुछ नए तरीके अपनाए। सबसे पहले उसने जर्नलिंग को अपनी आदत बनाया। जब भी उसे तनाव महसूस होता, वो अपनी डायरी में लिखता कि वो क्यों परेशान है। इससे उसे क्लैरिटी मिलती थी और वो अपनी समस्याओं का हल ढूंढने में बेहतर महसूस करता। इसके अलावा उसने एक नया तरीका अपनाया, स्ट्रेस ब्रेक्स। दिन में हर 2 घंटे बाद वो 5 मिनट का ब्रेक लेता और अपने दिमाग को पूरी तरह से रिलैक्स करता। कभी वो खिड़की के बाहर देखता तो कभी एक गहरी सांस लेकर खुद से कहता, ये मुश्किलें भी गुजर जाएंगी। राघव ने एक और चीज सीखी, फिजिकल एक्टिविटी स्ट्रेस को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। उसने अपनी शाम की वॉक को प्राथमिकता दी। चलते समय वो अपने पसंदीदा गाने सुनता और ये समय उसके लिए रिफ्रेशमेंट का काम करता। उसने देखा कि जब वो अपनी बॉडी को एक्टिव रखता है तो उसका माइंड भी ज्यादा काम रहता है। तीसरा कदम था डेवलपिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट। राघव ने महसूस किया कि नेगेटिविटी उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जब भी उसे कोई सेटबैक मिलता, वो खुद को कोसने लगता। ओल्सन ने लिखा था कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के बिना सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखना मुश्किल है। किताब में एक टेक्निक दी गई थी, पॉजिटिव अफर्मेशंस। ओल्सन ने लिखा था कि हर दिन खुद से पॉजिटिव बातें करना आपकी सोच को बदल सकता है। राघव ने इसे भी आजमाने का फैसला किया। उसने हर सुबह अपने आप से कहा, मैं अपने गोल्स को हासिल करने में सक्षम हूं। हर सेटबैक मुझे मजबूत बनाता है। मैं अपनी जिंदगी का मालिक हूं। इन एफर्मेशंस ने धीरे धीरे उसके सोचने का तरीका बदल दिया। अब जब भी कोई मुश्किल आती तो वो घबराने की बजाय खुद से कहता, यह बस एक लेसन है, मैं इससे भी सीख कर आगे बढ़ूंगा। राघव ने अपनी नेगेटिविटी को चुनौती देने का एक और तरीका अपनाया। उसने ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग शुरू की। हर रात सोने से पहले वो 3 ऐसी चीजें लिखता जिनके लिए वो थैंकफुल है। इससे उसका ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर अपनी ब्लेसिंग्स पर चला गया। जैसे जैसे राघव इन टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में लागू करता गया, उसने महसूस किया कि उसकी इमोशनल रिस्पॉन्सेस पहले से ज्यादा कंट्रोल्ड हो गई हैं। अब जब भी कोई डिस्ट्रैक्शन आता तो वो गुस्सा करने या हार मानने की बजाय अपनी इमोशंस को संभाल कर काम पर लौट आता। एक दिन जब उसका राइटिंग प्रोजेक्ट एक बड़ी समस्या में फंस गया तो उसने पहले पैनिक किया, लेकिन फिर उसने अपने नए सीखों को याद किया। उसने डीप ब्रेथ्स ली, समस्या को अपनी डायरी में लिखा और एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की। नतीजा ये हुआ कि उसने उस दिन बिना स्ट्रेस के अपना काम पूरा कर लिया। राघव ने यह भी महसूस किया कि जब वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करता है तो उसकी रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो जाती हैं। अब वो अपने दोस्तों और परिवार से बात करते समय ज्यादा पेशेंट और अंडरस्टैंडिंग हो गया था। इस सफर ने उसे सिखाया कि इमोशनल रेगुलेशन न केवल सेल्फ डिसिप्लिन को मजबूत करता है, बल्कि आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बनाता है। उसने खुद से कहा, अगर मैं अपनी भावनाओं को संभाल सकता हूं तो मैं किसी भी चुनौती का सामना कर सकता हूं। राघव की जिंदगी अब काफी बदल चुकी थी। उसने महसूस किया था कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक पूरी लाइफस्टाइल है। लेकिन जैसे जैसे वो अपने गोल्स की तरफ बढ़ रहा था, उसने देखा कि एक पुरानी आदत अभी भी उसके रास्ते में रुकावट बन रही थी, प्रोक्रेस्टिनेशन। जब भी कोई बड़ा या मुश्किल काम सामने आता, वो उसे टालने का बहाना ढूंढने लगता। कभी वो सोचता कि अभी मूड सही नहीं है, कभी वो खुद को समझाता कि कल कर लूंगा,
और कभी कभी तो बस नेटफ्लिक्स देखते देखते पूरा दिन निकल जाता। एक रात उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया, ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन। ओल्सन ने लिखा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि एक इमोशनल प्रतिक्रिया है। जब भी हम किसी काम को मुश्किल, उबाऊ या असंभव समझते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को टालने का तरीका ढूंढता है। राघव को लगा कि ओल्सन ने उसके दिमाग की हर गुत्थी खोल दी थी। उसने तुरंत यह तय किया कि वो इस आदत को जड़ से खत्म करेगा। ओल्सन ने प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी थी। 1. ट्रिगर्स की पहचान करना। 2. टाइम ब्लॉकिंग। 3. डेडलाइंस की सेटिंग। 4. अकाउंटेबिलिटी बनाना। सिस्टम्स। राघव ने हर एक स्ट्रैटेजी पर काम करने की ठानी। पहला कदम था आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स। ओल्सन ने लिखा था कि सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रोक्रेस्टिनेशन की वजह क्या है। राघव ने ध्यान दिया कि जब भी कोई काम बहुत बड़ा लगता या जब उसे परफेक्ट करने का दबाव महसूस होता तो वो उसे टाल देता। उसने अपनी डायरी में उन कामों की एक लिस्ट बनाई जिन्हें वो अक्सर टालता था। साथ ही उसने ये भी लिखा कि वो क्यों टालता है। उदाहरण के लिए चैप्टर डर कि वो अच्छा नहीं लिख पाएगा। क्लीनिंग हिज वर्क स्पेस, काम उबाऊ लगता है। सेंडिंग ईमेल्स टू पब्लिशर्स, रिजेक्शन का डर। जब उसने अपने ट्रिगर्स को पहचान लिया तो उसे लगा कि अब वो उन्हें बेहतर तरीके से संभाल सकता है। उसने खुद से कहा, मैं डर या बोरियत की वजह से अपने सपनों को नहीं रोक सकता। दूसरा कदम था टाइम ब्लॉकिंग। ओल्सन ने लिखा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का एक सबसे अच्छा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि हर काम के लिए एक निश्चित समय निर्धारित करना और उस समय में सिर्फ उसी पर ध्यान देना। राघव ने अपने दिन को ब्लॉक्स में बांटना शुरू किया। उसने एक प्लानर खरीदा और उसमें हर घंटे का प्लान बनाने लगा। सुबह 7 बजे से 7:30 मेडिटेशन और जर्नलिंग। सुबह 8 बजे से 9 बजे लिखना। शाम 6 बजे से 6:30 ईमेल्स और रिसर्च। पहले कुछ दिन उसे इस रूटीन को फॉलो करने में दिक्कत हुई, लेकिन जैसे जैसे उसने इसे जारी रखा उसने देखा कि उसके डिस्ट्रैक्शंस कम होने लगे थे। टाइम ब्लॉकिंग ने उसे डिसिप्लिन्ड बना दिया था। तीसरा कदम था सेटिंग डेडलाइंस। ओल्सन ने लिखा था कि प्रोक्रेस्टिनेशन अक्सर इसलिए भी होता है क्योंकि कोई क्लियर डेडलाइन नहीं होती। अगर आपको पता हो कि कोई काम कब तक पूरा करना है तो आप उस पर फोकस करते हैं। राघव ने अपने हर गोल के लिए रियलिस्टिक डेडलाइंस बनाई। उसने अपने राइटिंग गोल्स को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया। उदाहरण के लिए अगले 7 दिनों में पहला ड्राफ्ट पूरा करना, अगले 3 दिनों में 3 पब्लिशर्स को ईमेल्स भेजना, हर रविवार अपने वर्क स्पेस को ऑर्गेनाइज करना। जब उसने डेडलाइंस को अपनाया तो उसे महसूस हुआ कि काम अब उसे उतना भारी नहीं लगता। उसे पता था कि उसे हर दिन सिर्फ एक छोटा सा गोल पूरा करना है। चौथा कदम था क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स। ओल्सन ने लिखा था कि अकाउंटेबिलिटी प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने में बहुत मदद कर सकती है। जब कोई और आपको आपके गोल्स के लिए जिम्मेदार ठहराता है तो आप उन्हें टालने से बचते हैं। राघव ने अपनी अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने के लिए अपने एक करीबी दोस्त कबीर से बात की। उसने कबीर को अपने गोल्स के बारे में बताया और उससे कहा, हर हफ्ते मुझसे पूछना कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया है। कबीर ने इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हर हफ्ते जब कबीर उसे पूछता तो राघव को मोटिवेशन मिलती कि वो अपने काम को पूरा करे। इसके अलावा उसने सोशल मीडिया पर भी अपने राइटिंग जर्नी के बारे में पोस्ट करना शुरू किया। जब उसके दोस्तों ने उसकी तारीफ की तो उसे और भी प्रेरणा मिली। इसके अलावा उसने एक रिवॉर्ड सिस्टम भी बनाया। उसने खुद से कहा, अगर मैं इस हफ्ते अपने 3 छोटे गोल्स पूरे कर लूंगा तो मैं अपने लिए एक नई किताब खरीदूंगा। ये छोटा सा रिवॉर्ड सिस्टम उसे हर दिन मोटिवेटेड रखता। जैसे जैसे उसने प्रोक्रेस्टिनेशन से निपटने के इन तरीकों को अपनाया उसने महसूस किया कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। अब वो मुश्किल या उबाऊ कामों से भागने की बजाय उनका सामना करता। एक दिन जब उसे एक लंबा और थका देने वाला ईमेल लिखना था तो उसका मन फिर प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगा, लेकिन उसने गहरी सांस ली और खुद से कहा, बस 10 मिनट का टाइम ब्लॉक करो, उसके बाद चाहो तो रुक सकते हो। उसने देखा कि 10 मिनट में ही उसका मोमेंटम बन गया और उसने पूरा ईमेल बिना रुके लिख लिया।
राघव को एहसास हुआ कि प्रोक्रेस्टिनेशन सिर्फ एक आदत थी और हर आदत बदली जा सकती है। उसने ओल्सन की बातों को याद किया। यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट। धीरे धीरे राघव की प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत कमजोर पड़ने लगी। अब वो अपने गोल्स के करीब महसूस करता था। उसने देखा कि जब भी वो प्रोक्रेस्टिनेशन को हराता है तो उसे एक अजीब सी खुशी और गर्व महसूस होता है। उसने खुद से कहा, अगर मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन पर काबू पा लिया तो अब कोई भी रुकावट मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। राघव ने अब अपनी जिंदगी के हर पहलू को बदलने की दिशा में ठोस कदम उठा लिए थे। उसने किताब द आर्ट ऑफ, उसका सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने महसूस किया कि बदलाव धीरे धीरे होता है और सबसे जरूरी है कंसिस्टेंट एफर्ट। किताब के अंतिम पन्नों तक पहुंचते पहुंचते ओल्सन ने एक बात पर जोर दिया था, सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ लाइफ लॉन्ग जर्नी। राघव को समझ आ गया था कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि इंसान हमेशा कुछ नया सीख सकता है और बेहतर बन सकता है। एक दिन राघव ने अपनी लिखी हुई किताब का आखिरी चैप्टर पूरा किया। वो पल उसके लिए बेहद खास था। उसने जो सफर शुरू किया था वो अब उसके जीवन के सबसे बड़े सपने को सच में बदल चुका था। उसकी किताब, जो खुद की मेहनत और संघर्ष की कहानी थी, अब दुनिया के सामने आने के लिए तैयार थी। उसने अपने दोस्त कबीर को मैसेज किया, मैंने कर दिखाया भाई, मेरी किताब तैयार है। कबीर ने जवाब दिया, मुझे पता था कि तू कर लेगा, मुझे तेरे पर पूरा भरोसा था। लेकिन यह सिर्फ उसके सपने पूरे करने की बात नहीं थी। इस सफर ने उसे एक बेहतर इंसान बना दिया था। उसने सीखा था कि कैसे अपने इमोशंस को संभालना है, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हराना है और कैसे अपनी जिंदगी को संतुलित रखना है। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी इस नई जिंदगी को कभी खोने नहीं देगा। किताब को पब्लिश करने के बाद राघव को दुनिया भर से सराहना मिलने लगी। उसकी कहानी ने हजारों लोगों को प्रेरित किया। कई लोग उसे मैसेज करके कहते कि उसकी किताब ने उनकी जिंदगी बदल दी है। लेकिन राघव को सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि उसने खुद को साबित कर दिया था। उसने अपने डर, अपनी कमजोरियों और अपनी आदतों को हराकर एक नई पहचान बनाई थी। एक दिन जब राघव एक कॉन्फ्रेंस में अपनी कहानी सुना रहा था, एक युवा लड़का खड़ा हुआ और बोला, आपकी कहानी सुनकर मुझे लगता है कि मैं भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझे एक आखिरी सलाह देंगे जिससे मैं भी अपने डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर अपने गोल्स तक पहुंच सकूं? राघव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सबसे पहले खुद पर भरोसा करो, कभी मत सोचो कि तुमसे कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, हमेशा छोटे छोटे कदम उठाओ, बड़े गोल्स को छोटे हिस्सों में तोड़ो, जैसे मैंने किया। हर दिन सिर्फ एक चीज पर काम करो और सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। उस लड़के ने सिर हिलाया और राघव को लगा जैसे उसने अपनी जर्नी के सबसे अहम सबक को किसी और तक पहुंचाया है। जैसे ही वो स्टेज से नीचे उतरा, उसने महसूस किया कि उसने किताब से जो कुछ सीखा था वो सिर्फ उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी के लिए था जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते थे। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ अपने गोल्स को हासिल करना नहीं था, बल्कि दूसरों को भी ये सिखाना था कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन और मेहनत के जरिए कुछ भी पाया जा सकता है। उसने अपने दिल में एक नई प्रेरणा महसूस की। अब वो खुद ओल्सन की तरह एक गाइड बनना चाहता था जो दूसरों को उनकी जिंदगी की राह दिखा सके। उसने खुद से वादा किया कि उसकी कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, ये तो बस शुरुआत है। और इसी तरह राघव की कहानी ने सिखाया कि बदलाव संभव है अगर आप शुरू करने की हिम्मत रखते हैं। राघव का सफर खुद को बदलने और बेहतर इंसान बनने की कहानी थी। उसने द आर्ट ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन किताब के हर लेसन को न केवल पढ़ा, बल्कि अपनी जिंदगी में उतार कर अपनी आदतों, सोच और व्यवहार में बदलाव किया। इस प्रक्रिया में उसने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। सबसे पहले उसने अंडरस्टैंडिंग सेल्फ डिसिप्लिन के महत्व को समझा। उसे पता चला कि सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं, बल्कि सही आदतें और दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता है। उसने अपने डर और नेगेटिव इन्फ्लुएंस को पहचान कर उनसे लड़ने का तरीका सीखा। इसके बाद उसने फोकस ऑन की एरियाज ऑफ लाइफ पर काम किया। उसने अपनी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, समय प्रबंधन, करियर और रिश्तों में बैलेंस लाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि हर क्षेत्र में
सेल्फ डिसिप्लिन लागू करना उसकी सफलता और संतुलन का आधार है। फिर ब्रेकिंग गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स ने उसे सिखाया कि बड़े लक्ष्यों को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ना कैसे फायदेमंद हो सकता है। उसने अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा और हर दिन कुछ कुछ करके अपने सपनों की तरफ बढ़ा। कल्टीवेटिंग इमोशनल रेगुलेशन में उसने सीखा कि भावनाओं को नियंत्रित करना सेल्फ डिसिप्लिन का एक अहम हिस्सा है। उसने माइंडफुलनेस, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी भावनाओं पर काबू पाया। आखिर में उसने ओवरकमिंग प्रोक्रेस्टिनेशन पर काम किया। उसने प्रोक्रेस्टिनेशन के ट्रिगर्स को पहचाना, टाइम ब्लॉकिंग और डेडलाइंस का इस्तेमाल किया और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम्स के जरिए अपने काम को टालने की आदत पर काबू पाया। इन सभी लेसन्स ने राघव को एक डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड और सफल व्यक्ति बना दिया। उसकी कहानी इस बात का सबूत है कि बदलाव मुश्किल हो सकता है, लेकिन सही प्रयास और निरंतरता से सब कुछ मुमकिन है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।